चलिए, तो हमारा यूनिवर्सिटीज एक्ट हम कर रहे थे 1905 में, एंड देन आफ्टर दैट रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन बंगाल में शुरू किया। 1917 में सैडलर कमीशन आया, विच इज पॉपुलरली नोन एज कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, क्योंकि आफ्टर दैट द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया they started building universities at 2-3 places. तो इसने क्या सजेस्ट किया कि there is a separation of intermediate education from degree college, और उसके बाद में you can say it's a precursor to 10+2+3 system, मतलब कि 10th उसके बाद में 2 years और एजुकेशन का, फिर 3 years कॉलेज का, तो आफ्टर दैट यू विल बिकम अ ग्रेजुएट। तो इसके लिए दे सेटअप CABE, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है एजुकेशन का एडवाइजरी बोर्ड है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE। बहुत सारी जो चीजें हैं एजुकेशन में, वो CABE जो एडवाइजरी बोर्ड है इसने इसके अंडर में आती है अभी भी। तो 1920 में CAB जो है, जो ओल्डेस्ट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट है, ये स्टैब्लिश हुआ, एंड देन इट इज डिसॉल्व्ड इन 23 एंड अगेन रिवाइव्ड इन 1935। तो ये आपने याद रखना है। और 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, जिसको बाद में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है वो कहा गया। 1929 में हार्टोग कमीशन आया। हार्टोग is again a very important commission because it focused on quality and standard of education. जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और किस स्टैंडर्ड का एजुकेशन है, इसके ऊपर इसका फोकस था। और उसके बाद में सप्रू कमेटी आई 1934 में, जिसका अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यूज थे कंट्री में, उसको उसने फोकस किया। फिर 1937 में एक अबाउट वुड रिपोर्ट आई, जो कि जिसने जो इंग्लिश है उसको जो है एक मीडियम, इंग्लिश जो है पढ़ाने का एक मीडियम जो है, इंस्ट्रक्शंस का मीडियम इंग्लिश जो हो, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो वो इस वुड रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन थी 1937 में ही आया। फिर वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आया 37 में, जिसमें कि नई तालीम जिसे बोला गया, या बेसिक एजुकेशन, और ये रिकमेंड किया था महात्मा गांधी ने, ये याद रखना है आपको। और 1944 में, ये अगेन इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, सार्जेंट रिपोर्ट, जिसको कि कहा गया एजुकेशन, पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया जो है, वो किस तरह से हम एजुकेशन को डेवलप करें, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 1945 के आसपास खत्म हुआ। तो उसके बाद में रिवाइव किया गया, मतलब काफी साल चला था, 29-30। उसके बाद में फिर अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके बाद इस समय जितने भी डिस्टर्बेंसेस रहे, उसको देखना और फिर आगे हम क्या उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसकी रिकमेंडेशंस पे ये जो है UGC भी बना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि अभी भी यूनिवर्सिटीज को फंड करता है, उसके ऊपर सुपरविजन करता है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took several initiative to improve and promote higher education in the country. 1944 आफ्टर वर्ल्ड वॉर के 3-4 साल बाद में हमें इंडिपेंडेंस मिली, और उसके बाद में जो गवर्नमेंट सेटअप हुई, उसने इस पे ध्यान दिया कि भाई अब हम किस तरह से स्पेशली हायर एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन ठीक है वो सबको आनी चाहिए, लेकिन हायर एजुकेशन जिसपे कि आपका टेक्निकल, फाइनेंस है ना, इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सब कुछ डिपेंड करता है हायर एजुकेशन पे। तो उसकी तरफ जो है वो ध्यान दिया गया। तो जो मॉडर्न एजुकेशन है आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके लिए भी बहुत सारे कमीशंस आए।
तो जो सबसे पहला नाम है वो है राधा कृष्णन कमीशन, 1948 से 49 के बीच में। इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, ये नाम भी आपने याद रखना है। एंड उसने क्या सजेस्ट किया कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप यूजीसी। तो यूजीसी को हमें फंक्शनिंग में रखना है, और जो प्राइमरी जो स्कूल है और जो कॉलेज एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, क्योंकि हायर एजुकेशन जो है वो स्कूल एजुकेशन से डिफरेंट होती है, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर फील्ड के लिए होती है हायर एजुकेशन। फिर जब और हायर आप करते हैं पीएचडी वगैरह, तो वो और भी एक छोटी सी चीज के ऊपर आप रिसर्च करते हैं, उसके डीप नॉलेज आप गेन करते हैं, या आप नई चीजें रिसर्च में डिस्कवर करते हैं, मे बी यदि टेक्निकली है तो इन्वेंट भी करते हैं। तो इस तरह से जो एक ब्रॉडर वे में आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं, और उस सब्जेक्ट के भी एक एक कहना चाहिए एक यूनिट में एक कहना चाहिए उसमें मास्टरी करते हैं, हायर मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। और उसके बाद में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर सिर्फ एक पॉइंट पे जो है एक कोर पे आप कहना चाहिए कि उस पे फिर आप जो है वो रिसर्च करते हैं। तो इस तरह से डीप 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 में एजुकेशन होता है, जिस जिस तरह से आप हायर लेवल पे बढ़ते जाते हैं। तो इसके अंदर राधा कृष्णन जो कमीशन आया, इसमें यूजीसीआई, एआईसीटी जो टेक्निकल बोर्ड है जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए, वो आया, एमसीआई आया, एमसीआई मेडिकल काउंसिल है, बार जो है वो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो काउंसिल, वो सारे स्टैब्लिश हुए अंडर एंट्री 66। और 28 दिसंबर 1953, ठीक है, 28 दिसंबर 1953 में श्री मौलाना आजाद जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे, जो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, उन्होंने जो है यूजीसी को इनॉग्रेट किया इंडिपेंडेंट इंडिया में। और फिर मुदलियर कमीशन आया 1952 से 53 में, इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोला गया। और इन्होंने रिकमेंड किया, इट रिकमेंडेड इंट्रोड्यूसिंग 3 ईयर सेकेंडरी एंड 4 ईयर हायर एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद में एक कमेटी जो है इमोशनल इंटीग्रेशन पे आई 1961 में। तो इसमें ये था कि भाई आप पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन एक मॉरल जो कोशेंट होता है, जो एक सिटीजन के लिए जरूरी होता है कि वो एक सोशल वैल्यू को, एक मॉरल वैल्यू को फॉलो करे, उसके लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर संपूर्णानंद, to study the role of educational programs for youth and students in schools and colleges in order to strengthen the process of emotional integration, कि आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, इमोशनल वैल्यूज हैं, वो कहीं खत्म तो नहीं हो जा रही हैं, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी है, या ह्यूमन हम जो एक कहना चाहिए कि एक इस संसार में एक कम्युनिटी तो नहीं बोलना चाहिए, एक ब्रीड है ह्यूमन। तो उसके पास में इतनी बुद्धि है, इतनी शक्ति है कि यदि वो उसे यूज करे तो इस संसार में, इस एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं उनको भी टेक केयर करे और खुद को भी करे, और फिर वो प्रोग्रेस करे। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रोग्रेस के लिए सारी चीजों को खत्म कर दें, या सिर्फ एक ही गोल हो कि मुझे आगे बढ़ना है किसी भी कीमत पे। तो ऐसा नहीं है, देयर शुड बी सम मॉरल, सम एथिक्स। तो उसके लिए भी एक कमेटी बनी, और उसके बाद में आया कोठारी कमीशन। दिस इज इम्पोर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। वो आया 1964 और 1966 के बीच में। तो द कमीशन वाज टाइटल्ड एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जो भी आगे जो डेवलपमेंट हुए या पॉलिसीज बनी, वो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस पे बनी, एंड इट इज वेरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, and it proposed a 3 year degree course and a 4 year honors degree course। उसने ये किया, और उसके बाद में इंडियन एजुकेशन सर्विस IES का एस्टेब्लिशमेंट हुआ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। जो है उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, और उसने ये रिकमेंड किया कि 6% ऑफ नेशनल इनकम शुड बी स्पेंट ऑन
एजुकेशन पे 6% जो है नेशनल इनकम का वो इन्वेस्ट होना चाहिए, ये इसका रिकमेंडेशन था। फिर 1973 में NCTE आया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि यदि आपको एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना है, अच्छा एजुकेशन देना है, तो टीचर्स का जो है कंपैटिबल होना, उनको नॉलेज होना, उनकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन 1976 जो है थ्रू द एंट्री ऑफ 25 जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें ये कहा गया कि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई सारे स्टेट्स को कि एजुकेशन जो है ऑल लेवल्स पे आप किस तरह से बेहतर बनाएंगे। उसके बाद में एक आया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1986 में आया, और इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ एक्शन थे जो कि 1992 में तक चले, ये प्रोग्रेस होता रहा। तो इसमें क्या क्या चीजें कही गई कि एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए। इसी में बहुत सारी स्कीम्स आई, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है ना, मिड डे मील, नवोदय विद्यालय बने कि जो केंद्रीय विद्यालय के हैं, है ना, यूज ऑफ IT इन एजुकेशन, देन प्रोसीजर टू कंडक्ट क्वालिफाइंग एग्जाम्स, जो हायर यदि आपको स्पेशलाइजेशन करना है या कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करना है, तो वो ये देखते हैं कि हर कोई भीड़ वहां ना जाए, बस वही लोग जाएं जो इसको डिजर्व करते हैं। तो उसके लिए नेट दिया गया, सेट दिया गया, JRF जो है हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि एज इतनी होती है कि और आपको टाइम लगता है, तो कुछ आपको जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह दी गई। तो इस तरह से जो है ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में आया। और फिर कोठारी कमीशन वाज फॉलोड बाय देन दिस नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन, NPE इसे बोलते हैं, या NEP भी बोल सकते हैं, ऑफ 1968 एंड 1986। तो जो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन लेवल है वो इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने एक और चीज प्रपोज की, हायर एजुकेशन बाय डिस्टेंस लर्निंग मोड। तो जो लोग के आसपास कोई कॉलेज नहीं है, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ वो पढ़ सकें, तो वो डिस्टेंस लर्निंग से भी मटेरियल मंगा के पढ़ सकते हैं और फिर एग्जाम देने सेंटर पे जा सकते हैं। और अब तो जो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं कि ऑनलाइन ही हम सब कुछ कर सकते हैं। पहले ये था कि आपका मटेरियल जो है वो घर पे वो भेजते थे, और उसके बाद में फिर वो एग्जाम देने के लिए आप सेंटर्स बना दिए जाते थे अप्रोचेबल, कि वो वहाँ पर स्टूडेंट जाए, वहाँ एग्जाम दे दे और पढ़ाई वो अपने आप से कर ले। तो इस तरह से, और इसके अलावा कुछ और कमिटीज भी थी, जैसे ज्ञानम कमेटी 1993 में बनी, सैम प्रतिरोधा 2007 में बनी। फिर एक और इम्पोर्टेंट है नेशनल नॉलेज कमीशन, जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो की एंट्री यहाँ पर हो, यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ें, इस तरह से कोलैबोरेशन की तरह से एजुकेशन का एक्सचेंज हो सके। सो इससे क्या हुआ कि NKC जो रिकमेंड किया उससे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज टू 1500 बाय 2015, ये पुराना डेटा है कि इतनी यूनिवर्सिटीज जो है वो बन जानी चाहिए। फिर यशपाल कमेटी आई और शर्मा कमेटी आई, मतलब सबके अलग अलग वो थे, जिसमें कि मॉनिटरिंग बॉडीज होंगी। यशपाल कमेटी ने ये कहा कि भाई रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग बॉडीज जो हैं वो होनी चाहिए, क्रिएशन ऑफ सुपर रेगुलेटर सिस्टम। 7 मेंबर कमीशन जो है वो इन्होंने बनाया। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है वो इन्होंने अबंधन किया। तो और शर्मा कमेटी आई, जो प्रोफेसर MM शर्मा है, उन्होंने कहा कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो इंडिया में है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि और भी इंस्टीट्यूट्स जो हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बढ़े, रिसर्च जो है वो बढ़े इसमें। और उसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए डॉक्टर अनिल कादोदकर की एक कमेटी आई। फिर पवार कमेटी आई, जिसको UGC ने ही बनाया,
और 4 मॉडल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो पीपीपी मॉडल पे हायर एजुकेशन में इसने रिकमेंड किया। उसके बाद में कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल टीचिंग क्या होती है। तो जो कन्वेंशनल टीचिंग है वो एक तरह से जो है वो पैसिव लर्निंग है, वेयर द चाइल्ड लिसन टू द टीचर एंड फॉलोज द डायरेक्शंस फ्रॉम द टीचर एंड जस्ट ऐसे ही वो करे। एक्टिव लर्निंग, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग जो है, टीचिंग जो है वो एक्टिव लर्निंग है, जिसमें कि दे मूव फ्रीली एंड चूज हर ओन वर्क। अपने समय के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो अब पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कन्वेंशनल टीचिंग में दे प्रोवाइडेड विथ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस, जबकि जनरल जो डेवलपमेंट है बच्चे का या मास्टरिंग जो है वो अपने ओन वे में वो करता है, तो वो नॉन कन्वेंशनल है। इसी तरह से यहाँ पे कन्वेंशनल टीचिंग में देयर इज अ कांस्टेंट पीयर कांटेक्ट, जो हमारा क्लासरूम टीचिंग है उसमें सुपरविजन है, विजुअल है ना, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लिमिटेड पीयर कांटेक्ट है ना, टीम वर्क और कलेक्टिव वे ऑफ ट्रेनिंग है। तो मतलब इसमें सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ असेसमेंट है नॉन कन्वेंशनल में, और यहाँ पे ग्रुप के हिसाब से, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द टीचर। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो रिलेशन इसमें होता है। उसके बाद में जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसमें किस तरह से हायर एजुकेशन को फ्रेमवर्क में आप डालेंगे इंडिया में। तो यहाँ पे 3 बॉडीज हैं, जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है कि जो भी ये भी अंडर द एनपीई, दैट इज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। It provides grants to the UGC and establishes central universities or institutions of national importance in the country। और इनमें ये पावर है कि ये इंस्टीट्यूशन को डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो है वो डिक्लेयर कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी, किसी भी इंस्टीट्यूशन को। और इस तरह से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पावर है। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ इस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या यूनिवर्सिटीज होते हैं, तो स्टेट भी वो सेटअप कर सकता है बाय स्टेट काउंसिल्स एंड एडवाइजरी बोर्ड्स टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कोऑर्डिनेट्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज। तो इनके अपने पावर में कुछ यूनिवर्सिटीज को ये जो है रिकमेंड करते हैं या इनको लाइसेंस देते हैं, है ना, अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इसी तरह से एक CABE है जो भी हमने पढ़ा कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये भी जो है सेटअप हुआ है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑपरेशन के लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग द पॉलिसी मेकिंग, ये बोर्ड जो है वो काम करता है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पे बेसिकली अपने गाइडलाइंस बनाती हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब ही जो है ये होता है कि स्पेशलाइजेशन एजुकेशन के लिए जो एसोसिएशंस हैं, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं जो पर्टिकुलर फील्ड पे काम करते हैं, पढ़ते हैं, और आगे भी जो चीजें डिस्कवर नहीं हुई हैं उनको भी डिस्कवर कर सकें, इस तरह का जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको जो है वो यूनिवर्सिटीज कहते हैं। और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इनके पास में कुछ पावर्स होते हैं जो कि डिपेंड करता है, स्टेट यूनिवर्सिटी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये यदि स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं तो रूल्स रेगुलेशंस जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो फॉलो करते हैं। जो उनका फीस स्ट्रक्चर है वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं तो जो सेंट्रल डिसाइड करता है,
उस हिसाब से उनके कोर्सेस होंगे, उनकी पॉलिसी मेकिंग होंगी, उनकी एडमिशन प्रोसीजर होगा और उनका फीस स्ट्रक्चर होगा। जो कैरिकुलम होता है पूरा ऑल थ्रू ईयर का, वो डिजाइनिंग जो है वो उस हिसाब से होगी। और यदि डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो दे हैव सम ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो स्टेट गवर्नमेंट के फॉलो करती हैं, कुछ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉलो करती हैं, लेकिन कुछ चीजें वो इंडिपेंडेंट करती हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स वो कितने रखेंगे, कौन कौन से उनके जो है क्राइटेरिया होगा, उनका एग्जामिनेशन सिस्टम वो खुद डिजाइन करते हैं और एंट्रेंस खुद डिसाइड करते हैं, उनकी जो फैकल्टी है वो खुद रिक्रूट करते हैं, तो कुछ चीजें वो खुद बनाते हैं, इसलिए उनको डीम टू बी यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो जो दो बॉडीज हैं, एक तरह से रेगुलेटरी एंड रिसर्च काउंसिल्स। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो हमारे यहाँ पे जो कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती हैं, 3 रेगुलेटरी बॉडीज हैं। यूजीसी है, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके अंडर सारी ही एक तरह से यूनिवर्सिटीज आती हैं, वेदर दे आर प्रोफेशनल, वेदर दे आर रिलेटेड टू आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी हो। और फिर AICTE है जो कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। तो जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं या कोई स्किल डेवलपमेंट है जो कि टेक्निकल है, तो वो सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इसके अंदर में आती हैं। फिर आर्किटेक्चर के लिए we are having a separate council, Council of Architecture, that is COA. तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ ये आपको पता होना चाहिए, ईयर जो है 28। वैसे तो ये बहुत पहले रिकमेंडेशन इसकी थी, लेकिन बीच में डिसॉल्व कर दिया गया और उसके बाद में फिर से इंडिपेंडेंट इंडिया में जब ये आया तो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28th of December 1953. So according to section 12 of UGC Act, the main function of UGC is coordination, determination and maintenance of standards in the universities. मतलब कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना है ना, और उनको कई गाइडलाइंस देना, कहीं पर यदि कुछ मेंटेनेंस के लिए या फिर कुछ उनको ग्रांट चाहिए, कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो वो भी रिकमेंड यूजीसी करता है। यूजीसी खुद किसी को अप्रूव नहीं करता कि आप ये बन जाओ या मतलब बस एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेज सकता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी या ये इंस्टीट्यूशन जो है वो ये नॉर्म्स को फॉलो करता है या इसको इतनी एड चाहिए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पास कर देता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन और मेंटेनेंस का काम करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीच में, स्टैंडर्ड्स को देखता है और उसका फॉलो अप लेता है। तो इस तरह से। और जो इसमें यूजीसी में क्या क्या कौन कौन अथॉरिटीज होते हैं, कौन कौन गवर्निंग बॉडीज होती हैं इसमें, तो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं और 10 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और सेक्रेटरी होता है एग्जीक्यूटिव हेड इसमें। तो जो मेनली तो न्यू दिल्ली इसका सेंटर है, लेकिन 6 रीजनल ऑफिसेस भी हैं जो कि बैंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में है। इसमें जो मेन चीज है वो आप ये याद रखिएगा कि जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे, और अभी करंट चेयरमैन शायद एम जगदीश है, ये आप चेक कर लेना, शायद चेंज हो। जगदीश कुमार। ओके। तो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज 399 है, पर एग्जैक्ट फिगर आप ये याद रखें, इट्स नॉट नेसेसरी, यू जस्ट रिमेम्बर द होल नंबर। जैसे 400 के आसपास स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज 125, 120, 30, इस तरह से आप याद रख लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अराउंड 50 हैं, ऐसे याद रख लीजिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 330, 350 के अराउंड है। तो टोटल यूनिवर्सिटीज 900 to 1000 है।
इस तरह से आप इसको डेटा को याद रख लीजिए। अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो विजिटर होते हैं ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, और he nominates some of the members to important committees of the universities. तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो है वो जो एलिजिबल होते हैं वो सेंट्रल असिस्टेंस फॉर देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ये कुछ जो यूनिवर्सिटीज बनी वो 12B ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर बनी। और ये जो है ये यूनिवर्सिटीज जो हैं इंडिया में, हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हैं, एंड ऑल्सो फॉर 84% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में होता है। तो इस तरह से, और स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जिसमें कि जो स्टेट और सेंट्रल एक्ट है उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होती हैं। तो लेकिन इसकी जो स्पॉन्सरिंग बॉडी है या जो फाइनेंस जो संभालती है या इसका जो भी खर्चा होता है वो एक प्राइवेट बॉडी संभालती है। कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है। तो इसके लिए जो है एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 में, तो वो उसके अंदर जो है ये सोसाइटी यदि कोई रजिस्टर्ड है और वो कोई यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है तो उसकी परमिशन जो है स्टेट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देती है। एंड जो ट्रस्ट भी खोल सकते हैं, जैसे कंपनी है वो भी खोल सकती है। तो इसके अलग अलग एक्ट्स हैं। सो अंडर दैट एक्ट वो जो है यदि फुलफिल करते हैं नॉर्म्स को, सो उनको ये परमिशन जो है गवर्नमेंट देती है कि आप यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो इट वाज सेट अप इन 1995, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस कैंटो। तो जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है इसको आप याद रखेंगे, कब एस्टैब्लिश हुई है याद रखेंगे। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आप इसको कह सकते हैं। सो दे कैन बी अप्रूव्ड ओनली बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आफ्टर यूजीसी रिकमेंडेशन। तो यदि कोई यूनिवर्सिटी है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का वो लेना चाहती है गवर्नमेंट से, तो वो पहले यूजीसी को अप्रोच करते हैं, एंड इफ यूजीसी रिकमेंड तब फिर गवर्नमेंट जो है वो उसको ये टाइटल देती है। और इसमें और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतना फर्क है कि दे डू नॉट हैव राइट टू एफिलिएट कॉलेजेस। जैसे कुछ कॉलेजेस जो हैं वो एफिलिएटेड टू सम यूनिवर्सिटी, ऐसा हमने सुना भी है, हमने पढ़ा, कई लोगों ने एजुकेशन भी लिया होगा। लेकिन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यूनिवर्सिटी दूसरे कॉलेज को एफिलिएट नहीं कर सकती हैं। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर जो है और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, ये जो हैं टू इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जिनको की डीम्ड स्टेटस मिला सबसे पहले। और उसके बाद में फिर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो फर्स्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो फिर बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया था 1976 में। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत इंडिया में बहुत सारी जगहों पे हैं जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। फिर एक मेटा यूनिवर्सिटी और सीआईसी कंसेप्ट भी आया कि जो 12th प्लान है यूजीसी का, इट इनिशिएटेड अ कंसेप्ट ऑफ मेटा यूनिवर्सिटी। इसका पर्पस क्या था कि जो टू शेयर द लर्निंग रिसोर्सेज बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो जैसे कि एक यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी लैब है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसे कि बायो की हो सकती है, या इंजीनियरिंग के कोई फील्ड की जैसे कि सिविल वालों की है, या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई कोई इक्विपमेंट है, कोई प्रोसेसर है, तो वो वहाँ पर अच्छा है लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। लेकिन उस यूनिवर्सिटी के पास किसी और फील्ड का अच्छा लैब है,
तो उस केस में स्टूडेंट्स जो हैं वो कोलैबोरेट, यूनिवर्सिटीज कोलैबोरेट करती हैं, स्टूडेंट्स वहाँ जा कर के और अपना काम कर सकते हैं। वहाँ के जो भी फैसिलिटीज हैं उसको यूज कर सकते हैं, वो लाइब्रेरी भी हो सकता है या टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। So Meta University, represents second generation universities, and it is free from physical boundary condition and able to operate in virtual space, taking advantage of innovation and flexibility. तो इस तरह से जो है हम जो दूसरी यूनिवर्सिटी के पास है उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो इंडिया में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दो यूनिवर्सिटीज थी जो कि मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट में दे हैव स्टार्टेड अ 2-year जॉइंट डिग्री प्रोग्राम जिसको मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन बोला गया, एमएससी मैथमेटिक्स। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर क्लस्टर इनोवेशन सेंटर्स जो हैं ये बने, कुछ फंडेड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, एंड इट वाज फाउंड इन 2011 एंड इंट्रोड्यूस इनोवेशन एज अ क्रेडिट बेस्ड कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो सीआईसी जो है वो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर्स हैं। और उसके बाद में रूसा बना, रूसा इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो कि 2013 में लॉन्च हुआ। और इसका जो स्ट्रेटेजिक फंडिंग जो है वो एलिजिबल जो स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो वो एम इसका था कि जो है सेंट्रल फंडिंग रेशो जो है वो 65-35, जैसे 65 यदि सेंट्रल है, 35 स्टेट का है। तो इस तरह से जनरल कैटेगरी में और स्पेशल कैटेगरी में 90-10, तो इस तरह की फंडिंग से जो है ये शिक्षा अभियान चला। और मतलब कि इस फंडिंग से फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट्स में, यूटीज में जो है हायर एजुकेशन काउंसिल्स जो है उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस को वो किया। तो ये इसके बारे में है। उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स जो हैं वो बने। अब अभी जो ऑब्जेक्टिव जो था इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स बनाने का, वो ये है कि टू प्रोवाइड कॉमन एडवांस एंड सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज एंड सर्विसेज फॉर यूनिवर्सिटीज, to offer the best expertise in each field of teachers and research। तो रिसर्च के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी के पास में सारे रिसोर्सेज हों। कोई यूनिवर्सिटी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे अच्छा काम करती है, वहाँ की फैकल्टी उस तरह की होती हैं, वो उसको डेवलप कर लेती हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरे फील्ड में कर सकती हैं। तो सभी जगह सभी कुछ वो जरूरी नहीं है। तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप दूसरी जगह भी जा करके ये कर सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर साइंस सेंटर्स हैं न्यू दिल्ली में, जिसको कि अभी इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर कहा गया। दिस वाज द फर्स्ट सच रिसर्च सेंटर जो कि 1994 में बना। और अभी 7 आईसीयूज हैं, IUAE जो है न्यू दिल्ली का, और पुणे में है, इंदौर में है, इनफ्लिबनेट जो है वो अहमदाबाद में है, तो नैक बैंगलोर में है ना। तो इस तरह से ये जो है बने। उसके बाद में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हैं नेशनल इम्पोर्टेंस की। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक एक्ट है पार्लियामेंट में, एंड देन अंडर दैट एक्ट दे डिक्लेयर सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, सच एज आईआईटीज हैं, कुछ आईआईएम्स हैं। तो इसमें जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो एम्स जो 7 है हमारी कंट्री में, 20 आईआईएम्स हैं, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं। तो इस तरह से जो है ये नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं। एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, मतलब कि कुछ जो है इंस्टीट्यूशन को एमएचआरडी जो है
अभी MHRD को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE कहते हैं, उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए तैयार किया गया ताकि वो ग्लोबली दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ compete कर सकें. So the selection shall be made by the empowered expert committees एंड उसके बाद में फिर जो है रैंकिंग उन इंस्टीट्यूशंस की होती है, तो उनको कहा गया इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, जो कि एक तरह से आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल. लेकिन उसके लिए आपको फिर compete करना पड़ता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, फैकल्टी में, जॉब सिक्योरिटी बेस पे, आपकी लाइब्रेरी, आपके रिसोर्सेज, वो सारी चीजें ये सब फिर देखते हैं. तो जो टॉप 3 डिक्लेयर्ड IOEs जो हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, वो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बैंगलोर है. प्राइवेट में बिट्स पिलानी, मणिपाल इंस्टीट्यूशन और जियो इंस्टीट्यूट्स ये हैं. तो इस तरह से आप देख लीजिएगा इसको. बहुत ज्यादा तो हम अभी इसको नहीं कर सकते हैं. लैंग्वेजेस जो हैं वो भी एक तरह से बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एजुकेशन में. तो हमारे पास में जो है क्लासिकल लैंग्वेज एक टर्म आता है. तो क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं वो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में: संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया. और तमिल जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है विच इज टू बी असाइन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज. क्लासिकल लैंग्वेज ये किस बेस पे करते हैं, जिसका कि रिकॉर्ड्स हैं हिस्ट्री में अराउंड 1500 to 2000 ईयर्स का कोई रिकॉर्ड यदि मिलता है, टेक्स्ट उसका मिलता है, तो उसके बेस पे, और वो कितनी रिच है, कितनी मेंटेन्ड है, किस तरह से उसने जो है प्रोग्रेस किया है, या उसमें कितने लोगों ने अपने चीज़ों को लिखा है, अपने बारे में लिखा है. तो इस तरह से अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर एंड टेक्स्ट दैट इज कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स. तो कितनी वो रिच है, इस बेस पे जो है क्लासिकल लैंग्वेज वो टैग जो है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को मिलता है. और ये प्रपोजल बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड देन इट इज डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज. जो वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो देयर आर 5 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, जो कि चाइनीज, संस्कृत, अराबिक, ग्रीक एंड लैटिन. दे हैव बीन असाइन्ड एज द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज जो इंटरनेशनली है. फिर ट्रांसलेशन मिशन जो है वो मिनिस्ट्री का है. और बुक ट्रस्ट है जो कि जो प्रमोट करता है रीडिंग, कल्चर ऑफ रीडिंग इन द सोसाइटी. फिर एक्रेडिशन बोर्ड है जो कि हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है एक्रेडिट करने के लिए. तो जो फर्स्ट बोर्ड है वो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAAC. इसको याद रखेंगे आप. ये एक ऑटोनोमस बॉडी है विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994 बाय UGC, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज पर रिकमेंडेशन ऑफ NPE. NPE इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 1986 अभी हमने पढ़ा था. और जो प्राइम फंक्शन है वो क्या है, टू एक्सेस मतलब उसको एक्सेस करना, एक्रेडिट करना इंस्टीट्यूशन को, हायर लर्निंग एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, उसके डिपार्टमेंट, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्स, वो सारा कुछ देख करके और फिर ये एक्रेडिट करते हैं उसको. एंड इट रेगुलरली पब्लिशेस मैनुअल एंड प्रमोशनल मटेरियल की असेसमेंट के लिए और एक्रेडिटेशन के लिए. उसके बाद में एक NBA है, NBA इज नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन. तो ये 1994 में ही बना था, और ये भी ऑटोनोमस बॉडी है विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय AICTE. तो AICTE से बना है, इसका मतलब ये टेक्निकल बोर्ड है. तो इट कंडक्ट्स द पीरियोडिकल इवैल्यूएशन ऑफ टेक्निकल कोर्सेज ऑफर्ड इन इंडिया इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस. और उसके बाद में एक AB है. AB इज एक्रेडिटेशन बोर्ड and which was set up by the Indian Council of Agriculture Research in 1996, 2 साल के बाद बना. और ये एक्रेडिट करता है
एक्सेस करता है किसको, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस को, है ना। और ये जो एक्रेडिटेशन देता है या एक सर्टिफिकेट देता है वो 5 to 10 ईयर्स के लिए वो वैलिड होता है। अब नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन में जो है ओपन और डिस्टेंस मोड जो है वो आता है ना। बहुत सारे जो डिस्टेंस एजुकेशन चल रहे हैं वो सारी चीजें जो एजुकेशनल सिस्टम है जिसको कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, ओडीएल, वो नॉन कन्वेंशनल टीचिंग में आता है। तो इसमें जो मटेरियल है मैम वो आपने जो पढ़ा अभी कन्वेंशनल पढ़ा, जो अभी पढ़ा अभी नॉन कन्वेंशनल है ना मैम? हाँ अच्छा। हाँ हाँ हाँ। नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जो क्लासरूम टीचिंग टाइप ना हो, है ना, जहाँ पे आप रोज टीचर से और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ना पढ़े, क्योंकि वो कन्वेंशनल हो गया जो हम अभी तक डिस्कस किए। नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये है कि आप अपने एक तो मन का पढ़ लें, आप एक टाइम पे 2 भी कोर्स कर सकते हैं, और डिस्टेंस मोड पे कर रहे हैं आप, मटेरियल मंगा के कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, वेबसाइट से कर सकते हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन कोर्सेस करवाते हैं, आप वो कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी बोर्ड से, या फिर और भी बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या कहना चाहिए जो नॉन गवर्नमेंट भी हैं, उनसे भी आप कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हो, छोटी मोटी ट्रेनिंग कर सकते हो। तो उस तरह के जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो नॉन कन्वेंशनल में आएंगी। तो इसको ओडीएल भी कहते हैं ना, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, और डिस्टेंस एजुकेशन जिसको कहते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं, चैट सेशंस हो सकते हैं आपके, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है ना। तो इस तरह की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से ये करेंगे हम। इसको आप देख लेना। इसमें, हाँ, इसमें जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी, दो चीजें हैं। 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। उस समय तो ये ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं था, तो करस्पॉन्डेंस के थ्रू होता था, मतलब कि आप यूनिवर्सिटी को लेटर लिखते थे या जो भी करते थे, और कि कौन सा कोर्स आपको करना है, फिर वो मटेरियल आपको घर पे भेजते थे, फिर आप वो सब पढ़ते थे, और उसके बाद में जो एग्जाम कंडक्ट करते थे, फिर उस सेंटर पे जाके आप एग्जाम दे दीजिए, तो आपका क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफाई कर सकते हो उसमें। और जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी बनी वो जो है, ये सारी जो चीजें हैं ना, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये हुई थी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो बनी 1982 में हैदराबाद में, ठीक है। और अगस्त 2010 में जो एमएचआरडी है, इन्होंने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर माधव मेनन, इन्होंने एक डिस्टेंस मोड जो एक्सेप्ट किया, और कमिटी रिपोर्ट ने रिकमेंड किया क्रिएशन ऑफ अ बोर्ड, अ रेगुलेटरी बोर्ड, ओडीएल सिस्टम के लिए। तो उसको कहा गया डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, डीईसी, डेक। तो ये याद रखना है, और इन्हीं कमिटी ने डिसाइड किया। एंड देन दिस इग्नू, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो यूजीसी के फिर उसमें आई। तो 29 दिसंबर 2012 में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है वो फ्रॉम इग्नू टू यूजीसी ये ट्रांसफर हुई, और नाउ यूजीसी मैनेजेस दिस फंक्शन थ्रू द डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। उसके बाद में इग्नू है, इग्नू जो है वो 1985 में बना बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक्सेस एंड इक्विटी टू हायर एजुकेशन थ्रू द डिस्टेंस मोड, एंड देन प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड्स इन ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। मतलब कि पहले आप को एक तरह से एजुकेशन को जितना ज्यादा आप एक्सेसिबल बनाओगे पब्लिक के लिए,
उतना ही एजुकेशन का जो रेट है, जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ेगा। क्योंकि कई लोग सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके पास में वो इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस नहीं है। तो यदि डिस्टेंस मोड कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ सकेंगे और क्वालिफाई कर सकेंगे, सर्टिफिकेशन कर सकेंगे। तो इस तरह से इसको बढ़ाना और फिर जो है उसके स्टैंडर्ड्स को वॉच करना कि वो स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहे डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में और आगे बढ़े। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है ओपन सिस्टम होने से। आप अपने मनपसंद के 2-3 कोर्सेज भी साथ में कर सकते हो, है ना। एज का जो क्राइटेरिया है वो काफी हद तक कम हो जाता है ना। मेथड ऑफ इवेल्युएशन जो है वो बदल जाता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें जो है वो अलग होती है। तो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो, जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं कि किस तरह से वो जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं उनको कैसे मटेरियल प्रोवाइड कराएंगी, ऑडियो वीडियो टेप से, प्रिंट मटेरियल से, टेप से, है ना, या ब्रॉडकास्ट करेंगी डिफरेंट प्रोग्राम के थ्रू, रेडियो में, टीवी में। तो इस तरह से उनका जो तरीका है पढ़ाने का वो थोड़ा सा अलग होता है, नॉन कन्वेंशनल होता है। तो बेसिकली हमने ये सब चीजें देख ली हैं मोटे मोटे तौर पर, कब बनी, क्या हुई। AICTE बहुत सारे जो ये जो रेगुलेटरी बोर्ड हैं ये कब बने, तो जो सबसे पहले 1943 में CABE बना, फिर सार्जेंट रिपोर्ट आई और उसके बाद में 1945 में AICTE बना। और 86 में जो है ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने जो है इसको स्टेटस दिया, प्लानिंग, फॉर्मुलेशन, मेंटेनेंस, जो है डिफरेंट नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के लिए। और क्वालिटी एश्योरेंस, फंडिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, ये इसका मेन काम है AICTE का। क्योंकि जो अप्रूवल होते हैं ग्रांट्स जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को देते हैं ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए, उनको ये सब चीज़ें जो है जो प्रोफेशनल एजुकेशन होता है, इंजीनियरिंग हो गया, आपका आर्किटेक्चर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फार्मेसी हो गया, तो इसके लिए सारी जो गवर्निंग बॉडी वो है AICTE। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, बैंगलोर में भी इसके हैं। इसी तरह से आर्किटेक्चर के फील्ड में COA है और ये जो है आर्किटेक्चर का मेन चीज़ों को वो गवर्न करता है, लुक आफ्टर करता है। उसी तरह से टीचर्स ट्रेनिंग के लिए NITTR जो है वो इस्टेब्लिश किए, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ये भोपाल में है, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता में है और ये मिड 1960s में इस्टेब्लिश किए गए, खासकर ट्रेनिंग ऑफ पॉलिटेक्निक टीचर्स के लिए। और मतलब उनके लिए ताकि वो एजुकेशन के फील्ड में, प्लानिंग में, मैनेजमेंट में वो जो है नई नई स्किल को डेवलप कर सकें, उनको ट्रेन कर सकें और स्टूडेंट्स को वो अच्छी तरह से काम करा सकें उसका। चलिए आज इतना ही रखते हैं हम। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं और उसके बाद में आपका जो है वो थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आना चाहिए इसके ऊपर भी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये दो चीजें बचती हैं। तो कल देख लेते हैं वो हम। आज के लिए इतना ही रखते हैं।